हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू इक्लिप्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है। तो ज्योमेट्री दो वर्ड से बनता है, जियो प्लस मेट्री, जिसको हम लोग मेट्रिन बोलते हैं। ओके, तो जियो का मतलब होता है अर्थ और यहाँ मेट्रिन का मतलब होता है टू मेजर। ठीक, तो ये बेसिकली हम लोग ज्योमेट्री वर्ड जो है उसको ब्रेक करके समझ रहे थे। तो बेसिकली ये ज्योमेट्री का मतलब होता है टू मेजर अर्थ। अच्छा, तो ये वर्ड क्यों बनाया गया? क्योंकि हम लोग को पता है अर्थ में अलग अलग किस्म का शेप्स होता है, लाइक सर्कल, ट्रायंगल, स्पेयर, है कि नहीं? अलग अलग किस्म का शेप होता है। तो वो शेप के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। आ, उसका जो ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन होता है किस हिसाब से होता है वो सब थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पता है जो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हो गया आपका एक स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब हम लोग बनाते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये हो गया आपका एक क्यूब। ठीक है, तो अगर ये क्यूब अगर देखा जाए तो ये एक सॉलिड है, ये सुनो, ये एक आपका सॉलिड हो गया। दूसरा, इसका एक साइज है, ये जो सॉलिड है, सॉलिड का एक शेप हो गया, इसका एक साइज है। और ये जो क्यूब है उसको हम लोग कहीं ना कहीं मूव कर सकते हैं, ये सुनो। तो इसका एक पोजीशन होगा, क्योंकि अगर पोजीशन होगा तभी तो जाके इसका मूवमेंट हो सकता है ना। तो हम लोग को पता है कि एक सॉलिड का एक शेप होता है, साइज होता है, पोजीशन होता है, और एक सॉलिड को हम लोग मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मूव भी कर सकते हैं। डन। अब ध्यान से देखना, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड का जो ऊपर का एक सरफेस है कि नहीं? एक ऊपर में एक सरफेस है, इधर में भी एक सरफेस है। तो ये सब जो सरफेसेस है ना, इसको कहा जाता है बाउंड्रीज। जो सरफेस है इसको कहा जाता है बाउंड्रीज। हर एक का बाउंड्री होता है, तो उसी तरह ये जो सरफेस है इसका भी एक बाउंड्री है। ठीक है, अच्छा, ये जो सरफेस का जो बाउंड्रीज है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब ये जो सरफेस है, मान लीजिए कि दिस पॉइंट द बाउंड्री ऑफ दिस सर्फेसेस, जो ये सरफेस है ये एक या तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मान लीजिए कि ये जो एक है, मान लीजिए ये बाउंड्री हो गई लास्ट लास्ट वाला। ठीक है, तो ये बाउंड्री एक स्ट्रेट लाइन है या फिर एक कर्व हो सकता है। कर्व कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि ये एक स्पेयर है। ठीक है, ये स्पेयर है, तो अगर ये स्पेयर है तो इसका जो आउटर सरफेस है, ये जो एक आउटर सरफेस है, जो ये क्या है, कर्व है, यानी ये एक बाउंड्री हो गया। तो इन शॉर्ट में हम ये बता सकते हैं कि एक सॉलिड का एक शेप होता है, साइज होता है, पोजीशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एक सॉलिड होता है उसका जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, बेसिकली वो आउटर सरफेस एक बाउंड्री होता है। और वो जो बाउंड्री होता है वो कर्व भी हो सकता है या फिर एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन हो, ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट में आगे खत्म हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है, जो लाइन जो पॉइंट खत्म होता है उसको एंड पॉइंट है। ठीक है, ये सब जो है ना एक बेसिकली एंड पॉइंट है। मान लो ये एक लाइन है, इसका ये एंड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट है। या फिर ये लाइन है तो इसका ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो, जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस क्या होता है? अब देखो, डायमेंशन में होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब देखो, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब का एक लेंथ है, मान लो कि ये इसका लेंथ हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इसका ब्रेथ, और ये हो गया आपका इसका हाइट। ठीक है, जो डायमेंशन है उसमें एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, एक हाइट होता है। तो जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट है तो इसको कहा जाता है थ्री डायमेंशनल, क्योंकि इसमें तीन डायमेंशन, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। ठीक है, इसको थ्री डी कहा जाता है। और एक होता है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, एक में होता है सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, तो इसको कहा जाता है टू डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक
रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। तो एक इसका ये जो पार्ट हो गया, ये मान लीजिए लेंथ है और ये वाला इसका ब्रेथ है, तो इसको कहा जाता है 2D। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जैसे पेज होता है ना, पेज, तो पेज क्या है, 2D शेप है, उसमें लेंथ ब्रेथ है, कोई हाइट नहीं है, हाइट बिल्कुल नहीं है, तो उसको कहा जाता है 2D। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक क्यूब लेते हो या फिर एक डाइस लेते हो, तो डाइस क्या है, एक 3D शेप है कि नहीं, उसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। लेकिन अगर आप एक लाइन को कंसिडर करते हो, ये एक लाइन है, तो इसमें लेंथ है सिर्फ, ये सुनो। उसी तरह अगर आप एक पॉइंट को कंसिडर करते हो, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, ना ही इसमें लेंथ है, ना ही इसमें ब्रेथ है, और ना ही इसमें हाइट है। सो नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसमें जो है ना इक्विलिब्रियम का अलग अलग डेफिनेशन है, तो वो हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं। ये इक्लिप्स के कुछ डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। नो पार्ट का मतलब ना ही उसमें लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, ना ही हाइट है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, एक पॉइंट का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा, अ लाइन इज ब्रेथलेस लाइन, यानी एक लाइन में कोई भी किस्म का ब्रेथ नहीं होता है। यही में हम लोग पढ़े थे ना कि एक लाइन का बस लेंथ होता है, कोई भी ब्रेथ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। ये लाइन है, इसका ये एंड पॉइंट है, और यहाँ पर इसका एक एंड पॉइंट है, ठीक है। ये जो एंड पॉइंट है बेसिकली ये तो पॉइंट ही हुआ ना आखिर, जब लाइन जब एंड होता है तो वहां पर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक। देखिए ये सब जो डेफिनेशन है आपको बस समझ के रखना है, ये एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, बट आपको ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अच्छा, अब नंबर 4, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये इसका यहाँ पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब मान लो ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ जो है वो सेम है, मतलब वो एक है, और ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है बेसिकली सेम है, तो यही बताया है, इवनली हो गया, यानी अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक। नंबर 5, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, ये जो एक रेक्टेंगल है, ये क्या एक सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस का बस एक लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। अगर आप एक क्यूब ले लोगे, तो क्यूब में अलग अलग सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, तो अलग अलग सरफेस होता है, और हर एक सरफेस का बस लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 6, द एजेस ऑफ द सर्फेसिस आर लाइन। अब हम लोग पढ़े थे ना, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, तो ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये सब क्या है, ये बेसिकली लाइन है, ये एक लाइन है, ये जो एज है, जो सरफेस है, ये क्या सरफेस का एक एज है ये, और ये एज जो होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन होता है। नंबर 7, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब ये बताया गया है कि मान लो कि ये एक सरफेस है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस तो सेम है ना, ये सरफेस, ये लाइन्स और ये स्ट्रेट लाइन से अगर देखा जाए, तो बीच का जो सरफेस है वो जो मतलब बीच का जो एरिया है, या हाँ बीच का जो एरिया है वो सेम है, या फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट में कंसिडर करो तो ये सेम है। तो वही बताया है कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, ठीक है। तो यही बस पॉइंट है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने से हो जाएगा इसका, बाकी इतना कुछ जानने का जरूरत नहीं है, ना ही ये सब का इतना प्रूफ आता है, ठीक है। तो इसके साथ इक्लिप्स डेफिनेशन खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इक्लिप्स का एजम्पशंस जो था, इक्लिप्स ने कुछ एजम्पशंस किया था, ठीक है। तो इक्लिप्स assumed certain properties. These assumptions are actually universal truth. मतलब इक्लिप्स जो है ना,
वो कुछ एजम्पशंस किया था, और वो एजम्पशन जो था, वो बेसिकली वो सब जो प्रॉपर्टीज जो एजम किया था, वो प्रॉपर्टीज बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो हम लोग को पता है, वो एक ह्यूमन नेचर के, हाँ एक ऐसा शेप है, मतलब ये मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हम लोग को पता है ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट्स होते ही है, एंड पॉइंट्स होता है। ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन का पॉइंट्स नहीं होता, ये इसको प्रूफ किया नहीं जा सकता, मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है। तो ये जो सर्टेन प्रॉपर्टीज है ना, वो दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था। तो दिस बेसिकली assumptions, these properties were divided, या are basically were divided, sorry, are divided into into two types। तो पहला टाइप है पोस्टुलेट्स, और दूसरा है आपका एंजियोम्स। ओके, तो ये पोस्टुलेट्स क्या है, बेसिकली ये एक एजम्पशन है डेट वे स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। मतलब हम लोग जब ज्योमेट्री का बात करेंगे तो वहां पोस्टुलेट्स आई गई, ठीक है। और जो एज्यूम्स था वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। देखो ज्योमेट्री तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बट ये स्पेसिफिक है। पोस्टुलेट्स जो है ना, वो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जब भी ज्योमेट्री का बात आएगा तो ये पोस्टुलेट्स का बात रह गई। लेकिन एंजियोम्स क्या है, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो ज्योमेट्री का स्पेसिफिक है नहीं। मतलब एंजियोम्स जरूरी नहीं कि सिर्फ ज्योमेट्री में इस्तेमाल होगा, अलग अलग मैथ्स का जो फील्ड है उसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बस बताया गया। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि यूक्लिड्स का टोटल 5 पोस्टुलेट्स था और एक एंजियोम है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और लास्ट में एक थ्योरम है, उसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो टोटल 5 पोस्टुलेट्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पोस्टुलेट है उसमें बताया गया है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट से हम लोग दूसरा पॉइंट तक ड्रॉ किए, बन गया एक स्ट्रेट लाइन, बस यही बताया है। तो जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बोले ना कि पोस्टुलेट जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और हम लोग को पता है ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन यूज होता है, ठीक है। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से, इसको मतलब आपको प्रूफ नहीं कर सकते हो आप। जो दूसरा है उसमें बताया गया है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। मतलब ये एक लाइन है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है। अब ये टर्मिनेटेड लाइन अब इनडेफिनेटली प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब अगर ये राइट हैंड साइड से देखा जाए तो ये बस बढ़ती जा सकता है, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में भी बढ़ती जा सकता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसी को कहा जाता है, मतलब यही वाला स्टेटमेंट जो है, जो एक्लियस दिया था कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। तीसरा पॉइंट क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर इन एनी रेडियस। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius। मतलब मान लो कि ये एक सेंटर हम लोग ले लिया, ये एक रेडियस ले लिया, अब यहाँ से हम लोग एक सर्कल बना दिए, है कि नहीं। अब मान लो ये एक सेंटर ले लिए, ये एक रेडियस ले लिए, तो यहाँ से एक सर्कल बना सकते हैं। या ये सेंटर ले लिए, ये एक रेडियस ले लिए, यहाँ से सेंटर बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। तो वही बताया गया है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब सेंटर और रेडियस अगर आपके पास है तो आप सर्कल बना सकते हो, तो यही बताया गया है। नंबर 4 में क्या दिया गया है कि all right angles are equal to to one another। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम दो शेप लेते हैं, एक हम लेते हैं एक ट्राइंगल, दूसरा एक लेते हैं रेक्टेंगल। ओके, ट्राइंगल का ये मान लीजिए एक लेंथ है, और ये बेस, ये आपका बेस हम कंसिडर कर लेते हैं, ये लेंथ कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो ड्रॉ किए, ये जो लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर टू द बेस है, ठीक है। तो ये बना दिया आपका 90 डिग्री। उसी तरह अगर हम मान लीजिए इस ये एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों का बेस, ये मान लीजिए ये जो बेस बनाता है और ये परपेंडिकुलर होता है, एक रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर रहता है ना, तो ये क्या बना गया आपका 90 डिग्री। तो अगर हम देखा जाए, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ट्राइंगल का राइट एंगल और एक रेक्टेंगल का राइट एंगल, दोनों का राइट एंगल क्या है, सेम है। तो यही बताया गया है कि राइट एंगल, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब नंबर 5 हम लोग देखते हैं।
तो नंबर 5 में क्या दिया गया है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू राइट एंगल्स, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, ये दो स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, इसको हम दूसरा कलर से बना देते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो दूसरा स्ट्रेट लाइन है, मान लो इसको ए बी कंसिडर करते हैं, ए बी सी डी, और ये आपका पी क्यू, ओके। सो अ स्ट्रेट लाइन पी क्यू फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अब ये इंटीरियर एंगल क्या है, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी का एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के बीच में ये वाला जो एरिया है ना, इसको कहा जाता है इंटीरियर, और ये बाहर जो होता है उसको कहा जाता है एक्सटीरियर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या कर रहा है, इंटीरियर एंगल बना रहा है, यानी ये वाला भीतर का एंगल का बारे में बात करें हम लोग, ओके। तो जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी हम लोग सेम साइड कंसिडर करें, ये जो लाइन है अगर ये साइड कंसिडर किया है तो दूसरा ये वाला साइड होना चाहिए, ये वाला साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों साइड का बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी अगर ये दोनों एंगल को हम लोग सम करते हैं, मान लो ये एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन टू राइट एंगल, टू राइट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ओके। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 is less than angle 180 degree, then the two straight line if produced indefinitely, यानी अगर इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं indefinitely meet on that side which the sum of the angle is less than two right angle, यानी अगर ये दोनों राइट एंगल 180 डिग्री से कम होता है और यही वाला जगह से, मतलब ये वाला ही पॉइंट है ना, ये वाला जगह से अगर दो स्ट्रेट लाइन को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो एक समय आएगा जब ये दोनों लाइन जो है ना एक पॉइंट में जाके मीट कर देगा। तो ये जो पोस्टुलेट है यही बता रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it together take less than two right angles, then the two straight line, ये वाला straight line if produced indefinitely meet on that side of meet on that side which the sum of the angles कितना, ये जो हो गया ना sum of the angles, sum of the angle is less than two right angle, यानी देखो अब मान लो कि ये वाला और ये वाला अगर स्ट्रेट लाइन है और मतलब इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपका क्या होता है ना ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। अगर मान लो ये एंगल 3 और एंगल 4 लेते हैं तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ये वाला जो प्रोड्यूस तो कभी इसको अगर प्रोड्यूस करने तो कभी मीट करेगा ही नहीं, है कि नहीं। बट ये वाला जो दो एंगल्स ले रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, और जब ये वाला साइड का अगर दोनों स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक पॉइंट में आके मीट करता है, तो यही पोस्टुलेट बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एंजियम का, तो एंजियम 5.1 है, एंजियम 5.1, तो एंजियम 5.1 में क्या बताया गया है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स टू पॉइंट्स है, मान लो कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अब देखो ये पॉइंट से ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकता है, उसी तरह ये भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास किया जा सकता है, लेकिन बताया गया है कि ये जो दो पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से एक ऐसा लाइन पास करता है जो यूनिक होता है, मतलब यहां से एक लाइन पास किया ये पॉइंट में जाके मीट किया, उसी तरह ये जो पॉइंट है यहां से भी एक लाइन पास किया जो ये पॉइंट के साथ मीट किया, ये जो दोनों मतलब ये पॉइंट से जो लाइन पास किया गया और ये जो पॉइंट से लाइन पास किया गया है वो जो लाइन है ना वो यूनिक है, मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये जो एंजियम है बस वही समझाया गया है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन, जो ये लाइन है, ठीक है, ये क्या है ना आपका यूनिक लाइन है दैट पासेस थ्रू देम, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से पास करता है। तो आई होप ये एंजियम समझ में आ गया होगा, बस इतना याद रखना एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास किया जा सकता है, लेकिन जब दो पॉइंट जो रहता है वो दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होता है, मतलब ये वाला लाइन जो पास किया गया और यहाँ से जो पास किया गया है वो जो लाइन जो पास होता है ना वो यूनिक होता है, मतलब एक ही लाइन होता है, ठीक है। तो एंजियम भी समझ में आ गया होगा आई होप। अब लास्ट है थ्योरम 5.1, तो थ्योरम 5.1 में क्या बताया गया है, थ्योरम 5.1, तो थ्योरम 5.1 में बताया गया कि टू डिस्टिंक्ट lines cannot have more than
वन पॉइंट इन कॉमन। अब भी हम लोग एक एंजियोम पढ़े थे ना, एंजियोम में क्या बताया कि दो पॉइंट का बस एक ही लाइन हो सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि उसी तरह यहाँ बताया गया कि दो डिस्टिंक्ट लाइन है, कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब ये लाइन है, अच्छा देखो यहाँ पर बताया कि मान लो दो लाइन हम लोग कंसिडर करते हैं एल एंड एम। तो लेट अस कंसिडर two lines L and M. Okay. Now we need to prove that these lines have only one point in common. Okay. तो प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ लिख देते हैं प्रूफ, बेसिकली प्रूफ तो लिखा ही हुआ है। सो सपोज दिस टू लाइन्स intersect in two distinct points, in two distinct points, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप मान लो कि ये एक लाइन है और ये लाइन है, दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, ना कि ये ऐसे जाके फिर ऐसे, वो तो गलती है। बट फिर भी हम लोग सपोज करें कि दो लाइन है, दोनों लाइन अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, जो कि पॉसिबल नहीं, बट स्टिल वी आर सपोजिंग, ठीक है। ये दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट में, बट हम लोग सपोज किए हैं कि दो लाइन अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। ओके। बट हम लोग एक एग्जाम्पशन मिला था ना, वो एग्जाम्पशन में क्या बोला था, बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पशन, according to the enzyme, sorry assumption नहीं बोल रहे, according to the enzyme we know that the two line can pass through, we know that the two lines can pass through two distinct points, है कि नहीं। एंजियोम में हम लोग को बताया गया था कि टू लाइंस कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, नॉट वन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बट हम लोग क्या एग्जाम किए थे कि टू लाइंस कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो हम लोग एग्जाम किए थे, सॉरी एक्चुअली गलती हो गया एग्जाम, वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। हम लोग ये टू लाइंस नहीं है, हम लोग मिस्टेक हो गया। हम लोग को एंजियोम मिला था कि एक लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास कर सकता है कि नहीं। जैसे मान लो ये दो पॉइंट्स है, ये एक लाइन है, दो पॉइंट से पास कर सकता है। या फिर हम लोग को थोड़ा देर पहले एक मिला था ना पोस्टुलेट 5, जहाँ दो स्ट्रेट लाइन थे, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला पॉइंट और यहाँ से पास कर सकता है। तो वही बताया कि वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बट नॉट टू लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके। तो ये जो हम लोग का एग्जाम्पशन जो हम लोग कंसिडर किए थे कि टू लाइन्स कैन पास, हम लोग जो एक एग्जाम्पशन किए थे ना कि टू लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो वो सरासर गलत था। ओके। तो देखो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये एग्जाम में तो आएगा नहीं, बट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बस पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो इसमें जो है ना कोई वैसा लिखना नहीं है, बुक में तो बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है। तो बुक में जैसे दिया गया आप लिख लेना, बट हम आपको समझा देते हैं इन शॉर्ट, आप बस एक समरी का पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देते हैं। तो यहाँ हम लोग को बताया गया है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन्स है, मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दो डिस्टिंक्ट लाइन है। इसमें बोला गया है कि थ्योरम में कि ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है कैन नॉट हैव वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब ये दो लाइन है, इसमें बोला गया है कि दिस टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब मान लो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट में, तो दिस टू लाइंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। अब ये जो दो लाइन है वो दो पॉइंट से तो इंटरसेक्ट नहीं ना कर सकता है। बस वही बताया गया कि हम लोग क्या किए, हम लोग एक एग्जाम्पशन लिए कि मान लो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पॉइंट जब इंटरसेक्ट करते हैं तो टू पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वी हैव कंसिडर्ड। और हम लोग को एक एनजीओ मिला था जहां बताया गया था कि एक लाइन दो पॉइंट हो सकता है, एक लाइन दो पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है, बट दो लाइन दो मतलब दो पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो वही बताया है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बस सिंपल सा समझना है कि हम लोग को शॉर्ट में ये समझना है कि टू लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स।
और बस शॉर्ट में याद रखने के लिए बस ये वाला डायग्राम को याद रखना, ये दो लाइन है एक ही पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करता है, अगर दो पॉइंट रहेगा वो गलत है, ठीक है, 2 पॉइंट रॉन्ग 1 पॉइंट करेक्ट, बस ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये थ्योरम आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं समझना है, जो हम लास्ट में थ्योरम मतलब ये डायग्राम बताया ना, वो डायग्राम बस याद रखने से हो गया। अगर ये लाइन में आता है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, बस ये याद कर लेना कि दो लाइन लिए, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किए, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, करेक्ट है। हम लोग एक एजम्पशन ले लेंगे कि ये जो दो लाइन है इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट में, और इसको हम लोग फॉल्स बना देंगे। कैसे फॉल्स बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को एक एंजियोम मिला था, वो एंजियोम बताया था कि एक लाइन जो होता है वन लाइन कैन हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, हाउ, मान लो ये पॉइंट है ये पॉइंट है, ये दोनों से एक एक पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स में कर सकता है, ये एंजियोम मिला था, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रखना। तो एक काम करते हैं, हम ये तीनों पॉइंट लिख देते हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा दो लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे, वो बता देंगे। दूसरा हम लोग एजम्पशन करेंगे कि टू लाइन्स कैन हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और तीसरा हम लोग बता देंगे कि एंजियोम जो हम लोग कंसिडर किए थे कि वन लाइन कैन हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये तीनों एग्जाम करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इसके साथ थ्योरम 5.1 भी खत्म होता है, बाकी सारा चीज हम समझा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।